Now see here, elastic hysteresis. Elastic hysteresis means when a deforming force is applied on the body. When a deforming force is applied on the body, the strain does not change simultaneously with the stress. Strain does not change simultaneously with the stress. It lags behind the strain. Okay, strain, or it lags behind the stress. Strain lags behind the stress. So this lagging of the strain behind the stress, it is known as the elastic hysteresis. Okay, while loading the body or while unloading the body, while loading the body and unloading the body, इसको elastic hysteresis बोलते हैं. मतलब क्या हुआ इसका कि whenever the deforming force is applied on the body, जब आप किसी बॉडी पर deforming force अप्लाई करते हो, बराबर है ना, तो कुछ बॉडीज़ में क्या होता है, in some bodies, okay, in some material, the strain does not change simultaneously with stress. मतलब strain stress के साथ नहीं बदलता है. हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है सीधा सीधा. स्ट्रेस डज नॉट है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मतलब स्ट्रेन डज नॉट चेंज साइमल्टेनियसली विद द स्ट्रेस. कुछ बॉडीज़ के अंदर, इन सम बॉडीज़ वेन एवर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, स्ट्रेन डज नॉट चेंज साइमल्टेनियसली विद द स्ट्रेस. ओके, डज नॉट चेंज, इट लैग्स बिहाइंड. ओके, स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस. स्ट्रेन थोड़ा सा क्या रहेगा, पीछे ही रहेगा स्ट्रेस के साथ में. सो दिस लैगिंग ऑफ द स्ट्रेन behind the stress, lagging of strain behind the stress, okay, is known as the elastic hysteresis. इसको elastic hysteresis बोलते हैं. समझ में आ रही है क्या बात? ओके, while unloading it and while loading it and unloading it. तो मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ कि elastic hysteresis क्या होता है. the lagging of the strain, ये लिख दिया मैं यहाँ पर, the lagging of the strain, okay, behind the stress, okay, is known as elastic hysteresis. इसको बोला जाता है elastic hysteresis. It is known as the elastic hysteresis. ये हो गया elastic hysteresis हो गया. While loading it and unloading it, तो ये होता है elastic hysteresis. मतलब स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन नहीं बदलता है, बराबर है. स्ट्रेन थोड़ा सा पीछे रहता है इन सम बॉडीज़, जिसमें स्ट्रेस पूरी तरह स्ट्रेन के साथ है ना प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो वो हुक्स लॉ ओबे कर रहे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ हो गए. अब होता है हिस्टेरेसिस लूप. एक होता है, देखिए, हिस्टेरेसिस लूप. ओके, हिस्टेरेसिस लूप ले लेंगे. हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले ये थोड़ा सा इधर साइड में बता देता हूँ. ये वाला जो इलास्टिक हिस्टेरेसिस है, बराबर है, मान लो इधर स्ट्रेस ले लिया और इधर क्या ले लिया आपने, स्ट्रेन ले लिया. ये स्ट्रेस इधर ले लिया, इधर स्ट्रेन ले लिया. तो कुछ बॉडीज़ के अंदर जो है ना ऐसा आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर. ये यहाँ पे मैं स्ट्रेन ले लेता हूँ, बराबर है, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं स्ट्रेस. ये वाला स्ट्रेस आ गया. तो इसमें दिख रहा है कि आपको स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. मतलब स्ट्रेन थोड़ा सा पीछे है, स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, बट स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस. ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं गया है ना. तो ये प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टी इट इज़ नोन एज द इलास्टिक हिस्टेरेसिस है. मतलब ये दिख रहा है ना, ये मतलब हिस्टेरेसिस एट द टाइम ऑफ लोडिंग है. ये अनलोडिंग के समय ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा अनलोडिंग के समय. ये एट द टाइम ऑफ लोडिंग और ये एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट द टाइम ऑफ लोडिंग और ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग. दोनों में फ़र्क दिख रहा है. दोनों में फ़र्क क्या है पता है क्या? ये अनलोडिंग के समय क्या और ये लोडिंग के समय क्या और ये अनलोडिंग के समय क्या. जब आप बॉडी पर लोड लगा रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाफ के जी उस समय का. अनलोड करते समय का ऐसा है. मतलब सेम स्ट्रेस के लिए दो अलग अलग स्ट्रेन मिल रहे हैं आपको. देखिए ना, सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए देखो, ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पे. फॉर सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस यू विल गेट द टू स्ट्रेन. अलग अलग स्ट्रेन मिलेंगे आपको, बराबर. ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ. स्ट्रेस तो सेम है बट वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेन आर डिफरेंट ना, एट द टाइम ऑफ है ना लोडिंग, एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग. तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोला जाता है. इट इज़ नोन एज द इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलेंगे, बराबर है. अब हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है? ये हिस्टेरेसिस लूप है. देखो, इसको हिस्टेरेसिस लूप बोलेंगे. ये दिख रहा है कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस लूप. यहाँ लिख देता हूँ मैं, द एरिया
एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ओके, इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस लूप, ये होगा हिस्टेरेसिस लूप हो गया, बराबर है। दिस एरिया इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस लूप, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओके, दिस इज द हिस्टेरेसिस लूप, ये देखिए हिस्टेरेसिस लूप, ये हिस्टेरेसिस लूप आ गया, बराबर है, चलेगा। दिस एरिया इज कॉल्ड एज एंड इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन, और ये जो एरिया है, ये एरिया किसके बराबर रहता है, एरिया अंडर द स्ट्रेन कर्व, ओके, दिस एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन, ये जो एरिया, ये पूरा एरिया, दिस एरिया इट इज इक्वल टू द वर्क डन, है ना, वर्क डन ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग द बॉडी एंड अनलोडिंग द बॉडी, ओके, इट इज़ द हिस्टेरेसिस लूप। ये लूप जितना ज़्यादा रहेगा उतना वर्क डन ज़्यादा रहेगा, वर्क डन इन दैट केस इज मोर, और ये एरिया जितना कम रहेगा उतना वर्क डन कैसे रहेगा, कम रहेगा। नाउ लुक हियर, यहाँ पे जो दो ग्राफ्स दिए हुए आपको, फिगर ए और फिगर बी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बराबर है, दीज आर द टू हिस्टेरेसिस लूप फॉर द रबर ए एंड रबर बी, दो रबर्स है मेरे पास में, फॉर रबर ए इट इज़ द हिस्टेरेसिस लूप, ओके, एंड इट इज़ द हिस्टेरेसिस लूप फॉर द रबर बी, ये रबर बी के लिए हिस्टेरेसिस लूप है, बराबर। अगर इन दोनों को अगर आप केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन केस ऑफ रबर बी, ये जो रबर बी का हिस्टेरेसिस लूप है, इट इज़ द हिस्टेरेसिस लूप फॉर द रबर बी का हिस्टेरेसिस लूप है। सो हियर स्मॉल है, दैट्स वाई दिस रबर बी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द टायर। ऐसे रबर का इस्तेमाल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऐसे रबर का फॉर मेकिंग द टायर्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो, फॉर मेकिंग टायर्स। अच्छा, फॉर मेकिंग टायर्स क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है समझ रहे हैं ना, फॉर मेकिंग टायर्स, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क एरिया कम है, एरिया कम है मतलब वर्क डन कम है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सच अ रबर है ना डज नॉट गेट एक्सेसिवली हीटेड, ऐसा रबर एक्सेसिवली हीट नहीं होगा, बराबर है। इस रबर का अगर आप टायर बनाओगे तो टायर क्या होता है पता है कि आपको, कॉम्प्रेस होता है, इलोंगेट होता है, मतलब समझ रहे हैं ना, लोडिंग अनलोडिंग कंटिन्यू शुरू रहता है, टायर का काम ही है लोडिंग अनलोडिंग, बराबर है ना, लोडिंग अनलोडिंग होते रहता। तो ऐसा जो रबर है ना, जिस रबर का हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कैसा है, कम आता है, सच अ रबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द टायर्स बिकॉज इट डज नॉट गेट एक्सेसिवली हीटेड, such rubber does not get excessively heated, that's why such rubber is used for making the tires, बराबर है, ओके। अब ये देखिए, इट इज़ द हिस्टेरेसिस लूप फॉर द रबर ए, ये रबर ए का है हिस्टेरेसिस लूप, बराबर है। इन दिस केस द एरिया अंडर द कर्व इज लार्ज, यहाँ पे एरिया कैसा बहुत लार्ज है, एरिया लार्ज है मतलब वर्क डन लार्ज है, मतलब एट द टाइम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग के समय का जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज लार्ज, मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है कि मोर एंड मोर एनर्जी है ना विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो सच रबर इज़ यूज्ड इन द मशीनरीज, ऐसे रबर जो है तो मशीनरीज में इस्तेमाल हो, है ना, रबर इज़ यूज्ड इन द मशीनरीज, है ना, मशीनरीज जो होते हैं ना, इन केस ऑफ द मशीनरीज, ओके, मशीनरीज के अंदर ऐसे रबर का इस्तेमाल होगा, क्यों होगा, इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द हीट, फॉर हीट डिसिपेशन, है ना, सच रबर। समझ में आ गई बात, आर यू क्लियर। तो ये होता है हिस्टेरेसिस लूप होता है, इसको हिस्टेरेसिस लूप बोलेंगे और इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं। इलास्टिक हिस्टेरिस सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं कि कुछ बॉडीज़ में क्या होता है, स्ट्रेन स्ट्रेस के साथ में साइमल्टेनियसली चेंज नहीं होता, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ सम ऑब्जेक्ट सम बॉडी, ओके, when the deforming force is applied then strain does not change simultaneously with the stress. स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेन थोड़ा सा पीछे ही रहता है स्ट्रेस से, बराबर है क्या, ये मैंने पहले बताया था ना, वाइल लोडिंग एंड वाइल अनलोडिंग, बराबर है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इसको इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं। और हिस्टेरेसिस लूप किसको बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप मतलब एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का जो एरिया रहेगा दैट एरिया इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस लूप बोलेंगे, बराबर है। हिस्टेरेसिस लूप ये दिख रहा है क्या, इट इज़ द हिस्टेरेसिस लूप वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग द ऑब्जेक्ट, ओके। एंड हियर आर टू स्ट्रेन्स, दो स्ट्रेन दिख रहे हैं आपको फॉर सेम स्ट्रेस के लिए आपको दो अलग अलग स्ट्रेन्स दिखेंगे, समझ में आ गया, ओके। एंड इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग।
यहाँ पे ग्राफ में देखिए दो फिगर हैं, एक है फिगर ए, फिगर बी। ये वाला जो है फॉर रबर ए है, इट इज़ द हिस्टेरिसिस लूप फॉर रबर ए, इट इज़ द हिस्टेरिसिस लूप फॉर द रबर बी, है ना। दोनों में फ़र्क क्या है एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। इसका एरिया कैसा है, कम है, तो ये वाला जो रबर है ये टायर के लिए इस्तेमाल होगा। टायर के लिए क्यों होगा, क्योंकि हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया है वो कम है, वर्क डन कम है। वर्क डन कम है, समझ रहे ना, वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग। मतलब ऐसे टायर में अगर क्या आता है, एक एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन अगर आता है तो कम से कम वर्क इज़ रिक्वायर्ड, सो सच टायर डज नॉट गेट एक्सेसिवली हीटेड। और ऐसे टायर्स को अगर, मतलब ये रबर को अगर देखोगे, रबर ए को अगर देखोगे, इसका रबर ए का हिस्टेरिसिस लूप फॉर रबर ए हिस्टेरिसिस लूप, एरिया कैसा है, लार्ज, मतलब एरिया लार्ज है, मतलब वर्क डन लार्ज है, वर्क डन वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग, बराबर है। तो ऐसे जो रबर्स है दे आर यूज्ड इन द मशीनरीज इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द एक्सेसिव हीट अगर एब्जॉर्ब करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ एरिया लार्ज है, वहाँ एरिया कम है। आर यू क्लियर? ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ये इलास्टिसिटी का लास्ट लेक्चर होगा थियोरेटिकल जो पार्ट है उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। थर्मल स्ट्रेस देखेंगे पहले। आज जितने बचे हुए पॉइंट्स हैं वो आज हम लोग फिनिश कर देंगे। टोटल 8 लेक्चर्स अब तक के हमने कंप्लीट किए हैं। अभी आज देखना हमको थर्मल स्ट्रेस देखना है। थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस, ओके, हेडिंग लिख लीजिए थर्मल स्ट्रेस। देखिए थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जब कभी किसी मेटल रॉड को आप हीट करोगे, इफ़ एनी मेटल रॉड इज़ हीटेड, तो ड्यू टू हीटिंग द मेटल रॉड, लेंथ ऑफ द मेटल रॉड इंक्रीजेस। उस मेटल रॉड का जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होता है। ये आप कहाँ पढ़ने वाले हो, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ने वाले हो, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, जिसको हम बोलेंगे थर्मल एक्सपांशन जो पढ़ोगे आप, थर्मल एक्सपांशन एक टॉपिक है, उसमें आएगा कि जिस समय आप किसी मेटल रॉड को हीट करते हो, इफ़ अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल इज़ हीटेड, तो इट एक्सपांड्स, इट्स लेंथ इंक्रीजेस, उसको थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। अगर लेंथ बढ़ रही है तो लीनियर एक्सपांशन, इफ़ लेंथ इंक्रीजिंग ड्यू टू द हीटिंग तो लीनियर एक्सपांशन होता है, ठीक है, लीनियर एक्सपांशन, लेंथ अगर बढ़ रही है तो, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ़ द लेंथ ऑफ द रॉड इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू द हीटिंग देन इट इज़ नोन एज द लीनियर एक्सपांशन, उसको लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं, लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, अगर लेंथ बढ़ रही है तो। दूसरा एक आता है, इफ़ द एरिया ऑफ द बॉडी मेटल प्लेट इंक्रीजिंग ड्यू टू द हीटिंग, हीटिंग की वजह से एरिया भी बढ़ता है, अगर किसी मेटल रॉड को हीट किया तो उसका एरिया भी बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं एरियल एक्सपांशन, है ना, एरिया एक्सपांशन, और सिंपली एरियल एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हैं उसको। और तीसरी एक टर्म आती है उसमें कि व्हेनेवर अ बॉडी इज़ हीटेड, मेटल स्फीयर और मेटालिक बॉडी इज़ हीटेड, इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, उसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। दैट एक्सपांशन इज़ नोन एज द वॉल्यूम एक्सपांशन, उसको बोला जाता है वॉल्यूम एक्सपांशन। ऐसे 3 तरह के एक्सपांशन है, ये सब थर्मल एक्सपांशन है, थर्मल एक्सपांशन में आने वाला है। मतलब हीटिंग की वजह से अगर टेम्परेचर मान लो बढ़ता है, टेम्परेचर कहाँ से बढ़ता है, मान लो किसी रॉड का 0 डिग्री सेल्सियस से थीटा डिग्री सेल्सियस तक अगर किसी रॉड का टेम्परेचर बढ़ता है 0 डिग्री सेल्सियस टू थीटा डिग्री सेल्सियस, केल्विन भी चलेगा क्योंकि इंटरवल सेम होता है, राइज जो होता है ना डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में वो सेम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस टू थीटा डिग्री सेल्सियस अगर किसी रॉड को अगर आप हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब राइज इन टेम्परेचर कितना, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए यहाँ राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा बोल देता हूँ, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 0, मतलब थीटा हो गया, ये राइज इन टेम्परेचर। तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ एनी मेटल रॉड इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो। टेम्परेचर घटता है तो तब फॉल इन टेम्परेचर, है ना, फॉल इन टेम्परेचर अगर होता है तो रॉड का लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो हमको वही देखना है, थर्मल स्ट्रेस के बारे में देखना है ना। मतलब इफ़ अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल, अगर कोई मेटल रॉड है जिसका ओरिजिनल लेंथ एल है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओरिजिनल लेंथ क्या है इसका, एल है, एल इज़ ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, है ना, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड इज़ एल।
ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, है ना, ऑफ रॉड का ओरिजिनल लेंथ एल ले लेते हैं। और ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर मान लो एल डैश जो है ये एल डैश ये फाइनल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ है ना, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड, ये रॉड का मान लो फाइनल लेंथ है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, है ना। राइज इन टेम्परेचर कितना बोला मैंने, डेल्टा थीटा बोल दिया मैंने, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड, फ्रैक्शनल चेंज किसको बोलते हैं, इधर देखिए मैं लिख कर बताता हूँ। फ्रैक्शनल चेंज मतलब चेंज इन लेंथ, बोले तो इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन लेंथ हो गया है, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, ये एक लॉ है, समझ रहे हैं ना। मतलब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड टू दैट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ हो गया। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मतलब ये बढ़ेगा अगर राइज इन टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है तो, बराबर है चेंज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, है ना, राइज इन टेम्परेचर। ऐसे ही जो है तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, और वैसे ही फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। ये तीनों रिलेशन याद रखिए, ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आने वाले हैं। हाँ देखिए, सो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। इसको हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाता है, उसको बोलते हैं दैट कांस्टेंट इज नोन एज द अल्फ़ा, उसको अल्फ़ा से बताते हैं। इधर देखिए ये डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू, यहाँ अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा। ये जो अल्फ़ा है ना, दिस अल्फ़ा इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, अल्फ़ा इज़ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, अल्फ़ा इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, इसको याद रखिए, अल्फ़ा इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो यहाँ से आपके पास में ये वाली जो टर्म है ना, दरअसल ये क्या आ गया, आपके पास में स्ट्रेन आ गया, इसको स्ट्रेन बोलेंगे, दिख रहा है आपको, ये हमारे लिए स्ट्रेन का काम करेगा। मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा। अगर हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग से लेंथ बढ़ रही है तो देखो रॉड का लेंथ हमने कैसा पढ़ा था, अगर मेटल वायर है या मेटल रॉड है, अगर आप उसको स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हो तो स्ट्रेचिंग फोर्स से उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ता है, ये हमने पढ़ा था, बराबर है ना। तो वैसा ही हीटिंग से भी लेंथ बढ़ता है, तो जो स्ट्रेन आएगा वो थर्मल स्ट्रेन रहेगा, ये थर्मल स्ट्रेन अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा थीटा। ये अल्फ़ा जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ में और एक बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन होता है अल्फ़ा का यूनिट। हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो अल्फ़ा का जो यूनिट है ना वो क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। कैसा होता है, फार्मूले से देख लो आप, इसका मीटर कट गया, इसका मीटर कट गया, डेल्टा थीटा नीचे आ गया, तो डेल्टा थीटा का या तो डिग्री सेल्सियस है या केल्विन है, तो इस हिसाब से पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। तो हमारे लिए ये क्या है, ये स्ट्रेन है, ये कौन सा स्ट्रेन है हमारे लिए, ये दिस इज़ अ थर्मल स्ट्रेन, हम इसको थर्मल स्ट्रेन बोलेंगे, बराबर है ना। थर्मल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बराबर, ओके। अब इसके आगे देखिएगा, अब अगर मैं मेटल रॉड है, वन ऑफ द मेटल रॉड है ना, विच इज़ क्लैम्ड फिक्स्ड बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट्स एंड इट इज़ हीटेड, तो उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो जो स्ट्रेन आएगा उसमें इतना रहेगा, है ना। अब मान लो उस मेटल रॉड का यंग्स मॉडुलस y है, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है, ये स्ट्रेचिंग फोर्स डिवाइडेड बाय L, है ना, ओरिजिनल लेंथ। अच्छा ओरिजिनल लेंथ को क्या ले लूँ यहाँ पे, स्मॉल l ले सकता हूँ यहाँ पे, ये स्मॉल l ओरिजिनल लेंथ, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये डेल्टा एल क्या है अपने पास, इंक्रीज इन लेंथ है, बराबर है, इस तरह से होता है, ये फार्मूला है अपने पास में। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, इधर देखिए ना, मतलब y इज इक्वल टू, ये भी तो चलता है, ये ओरिजिनल फार्मूला था, ये स्ट्रेस था, ये अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, और ये स्ट्रेन, इधर देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्लियर है। या पहले यही लिख देंगे, इतने स्टेप्स हम लोग लिखने के बजाय क्या करेंगे, मैं एक ही यही वाली स्टेप लिख देता हूँ, सेकेंड वाली। हाँ देखिए फिर से लिखता हूँ मैं, यंग्स मॉडुलस, ये लिख दिया मैंने, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना, ये स्ट्रेस देखिए अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना, ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ले लिया मैंने, बराबर है। अब ये 2 1 और 2 देख लीजिए, डेल्टा एल अपॉन एल कितना लेंगे, अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा थीटा।
तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा y इज इक्वल टू दिस f डिवाइडेड बाई a एज इट इज़ आ गया स्ट्रेस, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा थीटा आ गया, वो a भी नीचे आ जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा f डिवाइडेड बाय a टाइम्स अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा आ गया। इज़ दैट क्लियर? मतलब ये यंग्स मॉडुलस है इन टर्म्स ऑफ राइज इन टेम्परेचर, बराबर है, और वो लगने वाला फोर्स है। मतलब अगर फोर्स लगा दूँ मैं ड्यू टू थर्मल, है ना, फोर्स ड्यू टू द हीटिंग, तो स्ट्रेचिंग फोर्स F इक्वल टू वाई टाइम्स a अल्फ़ा डेल्टा थीटा आ जाएगा। इसको भी याद रखिए, ये वाला भी फार्मूला याद रखिए यंग्स मॉडुलस का, ये जो फार्मूला आ गया ना y इज इक्वल टू f अपॉन a टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा थीटा, और ये भी याद रखिए। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट 2019 में, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होता है थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे इसको, मतलब थर्मल स्ट्रेस ये यहाँ से आ जाएगा। देखो ये थर्मल स्ट्रेस क्या बनेगा, थर्मल स्ट्रेस निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ये F बाय ए स्ट्रेस है, ये F बाय ए स्ट्रेस है, बराबर, इसको यहीं रखते हैं, ये अल्फ़ा डेल्टा थीटा उधर भेजते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस क्या बनेगा, ये यहाँ लिख देता हूँ, देखो थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, ये थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, ओके, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगा, ये उसको उधर भेज देंगे तो y टाइम्स अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, ये थर्मल स्ट्रेस, देखिए इसको थर्मल स्ट्रेस बोलें, ठीक है। तो इतने फार्मूले आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट लेते हैं। ना अभी हमने देखा था थर्मल स्ट्रेस के बारे में, मैंने आपको बताया था, थर्मल स्ट्रेस के बारे में आपको कुछ देर पहले मैंने बता दिया था। उसमें थर्मल एक्सपांशन में तीन चीज़ें मैंने लिखी थी यहाँ पर। एक मैंने आपको बताया था लीनियर एक्सपांशन, याद है आपको? लीनियर एक्सपांशन के बारे में बताया था मैंने, यहाँ लिखा था कुछ देर पहले। ये लीनियर एक्सपांशन मतलब अगर किसी रॉड को आप हीट कर रहे हो तो हीटिंग की वजह से उसका जो लेंथ बढ़ेगा, हीटिंग की वजह से, हीटिंग से अगर लेंथ एक्सपांड होता है तो वो थर्मल एक्सपांशन होता है। तो ये जो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, ये कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया, बराबर है। तो यहाँ से क्या फार्मूला आ गया था, ये डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना आ गया था, है ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू, या डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू कितना आ गया था, यहाँ कांस्टेंट लेना है अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये प्रोपोर्शनलिटी है और ये अल्फ़ा है ना। ये एक फार्मूला क्लियर है आपको, ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया था। मतलब ये स्ट्रेंथ था ना, और अल्फ़ा को क्या बोला था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोला था। ये एक्चुअल में दूसरे चैप्टर में है, लेकिन यहाँ लगेगा एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का क्लियर है तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, हीटिंग से एरिया भी बढ़ता है, एरिया एक्सपांशन भी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, mm में होता है, बराबर है ना। तो एरिया भी बढ़ता है, उसको एरिया एक्सपांशन बोलते हैं। तो एरिया एक्सपांशन क्या होता है, इंक्रीज इन द एरिया, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो आता है ना, इधर देखो डेल्टा ए अपॉन ए, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया इक्वल टू, यहाँ बीटा ले लेंगे, बीटा टाइम्स डेल्टा थीटा। यहाँ था अल्फ़ा, यहाँ था बीटा, एरिया एक्सपांशन। ये कहाँ लेना है, ये लीनियर एक्सपांशन में ऐसा होता है, ये एरिया एक्सपांशन का फार्मूला है। मतलब फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, बीटा, अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। वैसे गैमा भी आता है, गैमा कहाँ आता है, यहाँ तीसरा लिखकर मैं आपको बता देता हूँ, इधर देखिए नंबर थर्ड, हाँ नंबर थर्ड, द इंक्रीज, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ड्यू टू हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। मतलब आप लिख सकते हो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू गैमा इंटू डेल्टा थीटा। तो ऐसे कितने फार्मूले आ गए आपके पास में, ये आता है लीनियर एक्सपांशन में, ये आता है एरिया एक्सपांशन में, ये आगे के चैप्टर में, और ये आता है वॉल्यूम एक्सपांशन में। हीटिंग की वजह से लेंथ भी बढ़ती है, एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। अल्फ़ा बीटा गैमा, ये जो कोएफिशिएंट्स है अल्फ़ा बीटा गैमा, ये दिख रहे हैं ना, अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, और गैमा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो इनमें रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन, इनका रिलेशन काम में आएगा आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गैमा, रिलेशन याद रखिए, कहाँ से आया वो बताना कोई खास बात नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल में कैसे याद रखो, देखो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू गैमा डिवाइडेड बाई 3, ये रिलेशन याद रखिए, याद रहेगा।
इस पे MCQ पूछे हुए हैं, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। अल्फ़ा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गैमा अपॉन 3, किसी भी बॉडी के लिए। कोई बॉडी है तो उसको लेंथ भी रहेगा, एरिया भी रहेगा, वॉल्यूम भी रहेगा। हीटिंग से लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बराबर। तो अल्फ़ा बाई 1 बीटा बाई 2 इक्वल टू गैमा बाई 3, मतलब बीटा कितना आया, 2 अल्फ़ा आ गया, ये लिखता हूँ यहाँ पर। बीटा 2 टाइम्स अल्फ़ा आ गया, और गैमा कितना है, गैमा बाई 3 इक्वल टू अल्फ़ा, गैमा आ गया 3 अल्फ़ा। ये दोनों इक्वेट करो, ये आएगा, ये दोनों इक्वेट करो, ये आएगा, बराबर है। तो ये रिलेशन को आपको याद रखना है, इसलिए कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गैमा, तीनों के यूनिट सेम है, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी चलेगा। हाँ ठीक है, ओके।